हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 25 अप्रैल। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इसको वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं डेली कहती हूँ, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके करंट से रिलेटेड, बिहार पीएसएस, अभी बिहार पीएसएस नज़दीक है, एग्ज़ाम 8 मई को है, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत ही क्वेश्चन उसमें शेयर करती हूँ। तो जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और भी हमारे अदर चैनल है, पीसीएस, यूपीएससी, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे हमारे इंस्टा से जुड़ना, वो भी जाकर के जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ इंडिया आउट कैंपेन। तो देख लेते हैं अभी क्या है। तो पहले चलते हैं, आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं कि क्या है जो हमें एनर्जेटिक बनाने में क्या कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। क्या कह रहा है, उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज। बहुत ही अच्छी लाइन है, उम्मीद और विश्वास का एक छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। मेन हमको क्या उठाना है, उम्मीद और विश्वास। आपको एक उम्मीद होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, और एक और डिटरमिन होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता की कुंजी यही है कि खुद पर विश्वास करिए। पहले आपको खुद पर, दूसरे विश्वास करें ना करें, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए और आपको उस अपने काम के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर के अपना वर्क कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, छोटी सी उम्मीद के साथ कर रहे हैं, तो यही छोटी सी बीज क्या करेगी, आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने में आपकी मदद करेगी। तो लगे रहिए, करते रहिए और तब तक करिए जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती, क्योंकि क्या कहा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा मंत्रालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 75%, 85% क्या करेंगे बच्चे, इसको गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, अगर वो पढ़े नहीं है ध्यान से। तो क्या कह रहा है, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में 25 अप्रैल 2022 को एक बृहद योगी कार्यक्रम, क्योंकि योग आया तो कहीं ये इसका रिलेशन कहीं भी कोई नहीं लगा सकता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्टार्ट कर सकता है। तो बिल्कुल इसके आंसर क्या होगा कि योग प्रभा का आयोजन करेगा कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में करेगा। 25 अप्रैल मतलब कर चुका है, आज 25 अप्रैल है तो आज था कि करेगा, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कि योग है। और योग अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आप जब योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फ्री फील करते हैं। फ्री फील करने का मतलब है कि आप, ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप योग प्रभा का आयोजन किसके, उड़ रहे हैं, यानी उड्डयन। तो उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये योग प्रभा का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन, ये मंत्रालय किसके उसमें है, तो ये मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। क्लियर। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है, नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया, जैसा कि आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है। इसका पर्पस क्या है, क्यों किया गया है, तो योग है तो योग से रिलेटेड क्या। अच्छा हाँ, ये नई दिल्ली में, एक मिनट, नई दिल्ली है तो नई दिल्ली में कहाँ पर किया गया है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, तो कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर एक है सफदरजंग हवाई अड्डा है, तो यहीं पर ये जो है योग प्रभा बृहद योग कार्यक्रम है, यही स्टार्ट किया गया है। और ये नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और जो राज्य मंत्री वीके सिंह, ये दोनों के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, जो कि जून में नेक्स्ट मंथ आपका आएगा। नेक्स्ट मंथ नहीं, इसके अप्रैल चल रहा है तो मई के बाद जून नेक्स्ट जो है आपका 21 जून को ये मनाया जाएगा। तो 2000, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित हुआ था, ये तो हम लोग उस दिन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आ गया है क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि 2014 में 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या हुआ था, घोषित हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनकी जो मतलब नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। किसके पहल पर था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और किसके द्वारा घोषित किया गया,
UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब? 2014, 21 जून 2014। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, जब 21 जून यहाँ पर है, क्यों 21 जून का ही मतलब लिया गया, इसका क्या रीज़न था? तो 21 जून की तारीख का इसलिए सुझाव दिया गया क्योंकि इस दिन क्या होता है, यह क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, वहाँ पे वर्ष का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का ये सबसे लंबा दिन है, इसीलिए इस तारीख का क्या किया गया था, इनके द्वारा सुझाव दिया गया था। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो नागरिक उड्डयन मंत्री और फिक्की, हाँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। हाँ नहीं, अगर योग की बात आई है तो ये बताइए कि इससे रिलेटेड ये भी करंट के क्वेश्चन है आपके, कि भारत के बाहर ऐसा कौन सा योग विश्वविद्यालय है, पहला, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसका उद्देश्य क्या है कि योग जो है, योग के बारे में लोगों को जागरूक करना, योग के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करना, यही इसका क्या है, बृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का क्या है, उद्देश्य है। अब कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ही संबंधित है, जब आ गया तो उसका भी रिवीजन कर ही लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, और फिक्की, ये दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से, क्या मैंने कहा, विंग्स इंडिया 2022। तो इस शीर्षक से ये नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये दोनों आयोजित कर रहे हैं। कौन कौन? एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दूसरा कौन, फिक्की। ये दोनों मिल करके विंग्स इंडिया 2022 आयोजन कर रहे हैं। और ये कहाँ से कब तक होगा? तो 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 24 से 27, सॉरी ये मार्च है, अप्रैल नहीं, 24 से 27 मार्च 2022 तक। कहाँ पर ये किया गया है? तो बेगमपेट हवाई अड्डे, जो कि कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया कहाँ पर? हैदराबाद। कहाँ पर? किस हवाई अड्डे पर? बेगमपेट हवाई अड्डा। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, जो अभी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन, इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी इंडिया एट द रेट 75, यानी जो आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के उसमें, न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये इसकी क्या थी, थीम थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लास्ट टाइम जब ये फर्स्ट इसका हुआ था, गेम हुआ था, तो वो पूछा गया था एग्जाम में, तो इसलिए इस दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि वेंकैया नायडू के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन 24 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया है? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया। ये कौन सा संस्करण है? इसका सेकेंड संस्करण है। फर्स्ट कहाँ हुआ था? फर्स्ट ओडिशा में हुआ था। फर्स्ट कब हुआ, कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। तो ये इसका कौन सा है? सेकेंड संस्करण है, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा उद्घाटन, कभी कभी ये पूछ लेता किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। और ये जो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है, किस स्टेडियम में किया गया है? कांति रावा स्टेडियम में किया गया है। कौन सा स्टेडियम है? कांति रावा स्टेडियम में किया गया है। और अगर बात करें कर्नाटका की, तो इसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा, तो मैप अभी मैं बाद में दिखा दूंगी। तो इससे रिलेटेड जो भी है, थोड़ा ये करंट के क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। उसके बाद पहले हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं, फिर क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफी में चलते हैं। तो हिस्ट्री की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अगर कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटक कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का राज्य है। और ये जो कर्नाटक है, इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन एक्ट के अधीन इसका हुआ था। और पहले कर्नाटक को क्या कहा जाता था? मैसूर राज्य कहलाता था। पहले ये क्या कहलाता था? मैसूर कहलाता था। और 1973 में क्या किया जाता है? 1956 में ये इसका गठन हुआ था। 1973 में इसका पुनर्नामकरण करके इसको क्या कर दिया जाता है? कर्नाटका। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैसूर किसको कहते थे? कर्नाटक को कहते थे। और 1973 में इसका पुनः नामकरण किया जाता है, कर्नाटक कर दिया जाता है। अब कर्नाटक से संबंधित एक और फैक्ट बताते हैं आपको, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है कि क्या है, कर्नाटक में एक प्राचीन जैन तीर्थस्थल है। कर्नाटक में एक प्राचीन, और वो भी कौन सा है? जैन है, बौद्ध नहीं, जैन, ये भी ध्यान रखना है। जैन तीर्थस्थल है। वो जैन तीर्थस्थल का क्या नाम है? श्रवणबेलगोला। तो
तो ये श्रवणबेलगोला जो है यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित है? बहुत विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। वो किसकी है? बाहुबली कहते हैं, भगवान बाहुबली की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, जो पूर्ण रूप से एक ही पत्थर से बनाई गई है। इसमें कोई अदर और भी नहीं मिक्स नहीं किया गया, केवल एक ही पत्थर से पूरी तरह से ये बनाई गई है। और इसको बनाने में जो मूर्तिकार थे उनको लगभग 12 साल लगे थे। और इस बाहुबली को किस नाम से और जानते हैं? गोमतेश्वर नाम से भी जानते हैं, गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये बाहुबली जो थे ये किसके पुत्र थे? तो जो प्रथम तीर्थंकर थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, तो उसमें जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हीं के ये क्या थे? पुत्र थे। क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि ये जो अभी श्रवणबेलगोला की जो मूर्ति मैंने बताई, जो बाहुबली की मूर्ति कही जाती है, ऋषभदेव के पुत्र जो माने जाते हैं उनकी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये गंगा मंत्री थे, मंत्री, इसका निर्माण गंगा मंत्री और सेनापति, वैसे चामुंडराय का ज़्यादा पूछता है तो ये ध्यान रखना, लेकिन दोनों नाम आपके माइंड में होना चाहिए कि जो मंत्री थे गंगा मंत्री और सेनापति थे चामुंडराय, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो सीमा है, लग रहा है मुझे मैप में ले चलना पड़ेगा क्योंकि बिना मैप के आपको लोकेशन क्लियर नहीं होगा। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चले आते हैं। ये है आपका कर्नाटका, थोड़ा शॉर्ट कर दें ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ये है कर्नाटका, कर्नाटका दिख रहा है। तो कर्नाटका जो है इसकी सीमा आप पश्चिम में देखिए, पश्चिम में ये क्या है? अरब सागर है। तो कर्नाटक के वेस्ट में क्या है? पश्चिम मतलब वेस्ट में क्या है? अरब सागर है। और उत्तर पश्चिम में इसके ये आपका कौन सा लोकेशन है? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। उत्तर पश्चिम में इसके क्या है? गोवा है। उत्तर में क्या है इसके? महाराष्ट्र है, उत्तर में महाराष्ट्र है। पूरब में क्या है? आंध्र प्रदेश है, पूरब में आंध्र प्रदेश है। और इसके साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में तमिलनाडु है। और साउथ में क्या है? केरल है। और यहाँ पर देखिए तेलंगाना है, पहले तेलंगाना नहीं था, अब तेलंगाना भी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की जो मुख्य नदियाँ हैं वो कृष्णा है, भीमा है, मालप्रभा है, घाटप्रभा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, हेमावती है, शिमशा है, काबिनी है, मंजरा है, शरावती है, मांडवी है, अर्कावती है। ये सारे जो है कर्नाटका की नदियाँ हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है वो हम लोग देख लेते हैं, कावेरी। कावेरी नदी जो है ये कहाँ बहती है? पूर्व दिशा की ओर बहती है। कर्नाटक से ही, कर्नाटक के ये पश्चिमी घाट में है। यहाँ पे पश्चिमी घाट में कर्नाटक के कौन से पर्वत से? ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती है। और निकलते हुए ये पूरब दिशा में बहने वाली नदी है। और ये कर्नाटक में तो है ही, कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरती हुई, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर के ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में अपनी पानी को गिरा देती है। और ये कावेरी जो कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली कैसी नदी है? सदा नीरा नदी है, मतलब ये हमेशा बहती रहती है, सदा नीरा नदी है। और ये ये हो गया। और ये मैंने बता दिया कि ब्रह्मगिरी, ये पूछा हुआ है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से, पश्चिमी ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती है। और इसकी लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर लगभग है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इसको चाहे करंट के जैसे, मतलब कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे करंट से रिलेटेड हो। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेंगलुरु कर्नाटक में ये स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये तो हम लोग पिछले 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड फिर रिवीजन करेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य यही कि जो पंचायत है, ग्राम सभा है, उनको जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, संविधान के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन, उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी, उनकी समस्या, संकल्प जो भी है आदि के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। क्लियर? इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य तो छोड़िए, बस ये ध्यान रखिए कि इसका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके लिए इसके पंचायती राज के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या हुआ था? 1957 में एक समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। इसी पंचायती राज के विकास के लिए 1957 में एक समिति गठित की जाती है। और उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बलवंतराय मेहता। उनका क्या नाम था? बलवंतराय मेहता नाम था। और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में क्या किया? विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया, उसी की सिफारिश की। विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को इन्होंने क्या किया? इसकी सिफारिश की। वो 3 स्तर कौन थे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्या कहा मैंने? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की इन्होंने सिफारिश की थी। फिर क्या होता है? 73 अमेंडमेंट के थ्रू
73 अमेंडमेंट 1992 के थ्रू क्या होता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाना स्टार्ट हो गया। और 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का पारित हुआ 92, वो 24 अप्रैल 1993 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और इसी 73वें संशोधन के तहत क्या होता है, भाग 9 जोड़ा जाता है। और जो भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक चलता है। और इसी संशोधन के तहत क्या होता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। और इस अनुसूची जो कि आपकी पंचायत से संबंधित है, इसमें टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय शामिल हैं। तो इतना आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो पंचायती राज व्यवस्था की निगरानी करने के लिए क्या हुआ कि 27 मई 2004 को क्या किया गया, एक अलग पंचायती मंत्रालय का क्या किया गया, गठन किया गया। और 24 अप्रैल 2010 से क्या किया गया, हर साल नियमित रूप से राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। तो कब से स्टार्ट हुआ पंचायती राज, 2010 से हुआ, ये भी ध्यान रखना है। और अभी मैंने कल परसों के लेक्चर में क्या बताया था कि जम्मू कश्मीर ने क्या किया, अभी सैटरडे के लेक्चर बताया था कि जन निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जन निगरानी ऐप ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोगों को शिकायत दर्ज कराने में हेल्प करेगा जन निगरानी ऐप। तो ये ध्यान रखिएगा, लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऐप है जो जम्मू कश्मीर में ये किया गया है। और एक और क्वेश्चन मैंने बताया था, और ये जम्मू कश्मीर में जो किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग और जम्मू कश्मीर ने क्या किया, ई गवर्नेंस पहल के तहत इस ऐप को लॉन्च किया है। और एक क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, एक ही पल्ली पंचायत को पंचायती राज दिवस के समारोह के लिए चुना गया। पल्ली पंचायत कहाँ से संबंधित है, वहीं से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। तो ये भी, और हाँ ये नहीं मैंने बताया कि ये कब से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज, ये पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, जब बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। तो राजस्थान के नागौर जिले में 1957 में किया गया था। और 1957 में इनके द्वारा क्या समिति का गठन हुआ था। और जब ये हो गया तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया। तो दूसरा कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि 23 अप्रैल को क्या मनाया गया, 24 अप्रैल ये हो गया, 23 अप्रैल को क्या मनाया गया था, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया, यहाँ डिस्कस कर दे रही हूँ। 23 अप्रैल को क्या मनाया गया था, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया गया था। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और 22 अप्रैल को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया था, विश्व पृथ्वी दिवस, जिसको मातृ पृथ्वी दिवस के नाम से भी जानते हैं। इसको 22 अप्रैल को मनाया गया था। और 1970 से ये शुरू हुआ था। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 जो इस बार मनाई गई, 1970 से स्टार्ट हुई थी। 2022 में इसकी कौन से नंबर की वर्षगांठ थी, 52 नंबर की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और जो थीम रखी थी इस बार हमारे वर्ल्ड जो अर्थ डे थी, उसकी थीम क्या थी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश, इससे संबंधित थी। तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपका जो वर्क है वो आप कर लीजिए। और आपका काम है ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए। और बाकी जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सा क्या करिए, मेहनत का कद्र कर लीजिए। चलते हैं, देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में नीति आयोग और किस संस्था के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, एक तो नीति आयोग है, दूसरा कौन सी संस्था, यूनिसेफ। तो इन दोनों के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य, यानी कि टोटल इसका बस राज्य तक ही नहीं, और इसका जो शीर्षक है वो नाम है बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान। तो इस नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें आखिर किया क्या जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो संयुक्त रूप से नीति आयोग, बस ध्यान रखना कौन कौन सी संस्था है, तो नीति आयोग और किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य यानी बहुआयामी बाल विकास में जो स्थिति है और जो रुझान है, इस पर पहली रिपोर्ट क्या की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें इस रिपोर्ट में क्या होगा कि जो राज्य है उसमें राज्यों में स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, पोषण का स्तर क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है, पानी, स्वच्छता, घरेलू जीवन का स्तर कैसा है, बच्चों के अनुकूल वातावरण को समझने के लिए क्या की जाएगी, एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह क्या करेगी, ये जो प्रयास किया जा रहा है इससे जो हमारा SDG या सतत विकास लक्ष्य है उसकी दिशा में क्या होगा, तेजी से प्रगति होगी। और सभी बच्चों के समग्र विकास में क्या होगा, एक कार्यवाही के लिए एक सुझाव प्रदान किया जाएगा। जो हमारा 2030 तक का एजेंडा है उसमें क्या होगा, भारत की जो प्रतिबद्धता उसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर बात किया जाए कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है वो 18 वर्ष से कम आयु का क्या है, किशोर है, जबकि हर 5वें व्यक्ति में एक जो है 10 से 19 की आयु
तक का क्या है, किशोर है। तो अभी क्या हुआ, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें यूनिसेफ इंडिया के चीफ ऑफ सोशल पॉलिसी, जो चीफ ऑफ सोशल पॉलिसी कौन है, ह्यून ही बॉन, ये यूनिसेफ के इंडिया के चीफ हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। और अभी मैंने कल या परसों के लेक्चर में बताया था कि अभी इन यहाँ के जो क्या नाम है इनका, जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष के पद पर कौन हुए हैं, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसेगा, छपा मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो वो कौन बनाए गए हैं, सुमन बेरी, और ये कोई लेडी नहीं है बल्कि कौन है, मेल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है। तो मुंबई यानी कि जो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं कौन है, आदित्य ठाकरे, तो उन्हीं के द्वारा मुंबई शहर में पूरी तरह से डिजिटल बस का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिक बस होगी मुंबई के कहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेगी, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट पर ये चलेगी। और इसमें क्या है, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ये आपको मैंने बता दिया है। और इसमें क्या होगा, एक यूनिक, एक मिनट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं, चलते हैं। हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे कि ये गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च रूट पर चलेगी। और इसमें क्या होगा, एक यूनिक टैप इन और टैप आउट फीचर दिया गया है। इसमें क्या है, एक टैप इन और टैप आउट फीचर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान है। और इसका मकसद क्या है कि बस टिकट सिस्टम के डिजिटलीकरण को क्या करना है, बढ़ाना है। बस टिकट सिस्टम के क्या करना है, डिजिटलीकरण को क्या करना है, बढ़ाना है। और ये क्या करेगा, यात्रियों को आसानी और सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि वो अपना क्या करेंगे, स्मार्ट कार्ड का यूज़ करके या अपने स्मार्टफोन में चलो ऐप, कौन सा ऐप है, एक ऐप है रखा गया है, उसका नाम है चलो ऐप के जरिए क्या करेंगे, टैप इन कर सकते हैं। और यात्रा पूरी करने के बाद यात्री क्या करेंगे, अपने जो उनका जो फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, उससे एक रसीद उससे मिलेंगे और ये ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो टैप आउट करते हैं और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके अपना टिकट लेकर के जो पैसे होंगे वो उसको भर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल बस इन मुंबई, ठीक है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा लेक्चर देखिए और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो किसके सहयोग से हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो क्रिप्टो जो नेक्सो है इसने दुनिया का पहला, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च में किया है, किसके सहयोग से, मास्टर कार्ड के सहयोग के साथ इन्होंने इसको किया है। और इसमें क्या होगा, इस कार्ड के माध्यम से जो निवेशक होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो जो क्रिप्टो संपत्ति का जो क्रिप्टो संपत्ति के कानूनी मूल्य का कितना 90% तक का खर्च करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, जो उनके पास होगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि मास्टर कार्ड के सहयोग से इन्होंने किया है, ये भुगतान कार्ड नेक्सो के सहयोग से मास्टर कार्ड ने ये इसको किया है। और ये डिजिटल पेमेंट के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, किसके लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए। मास्टर कार्ड क्या होता है, डिजिटल पेमेंट के लिए ये यूज़ होता है मास्टर कार्ड। तो इसका उद्देश्य यही है जो कि क्रिप्टो और डिजिटल पेमेंट का जो मास्टर कार्ड है उसका यूज़ क्यों किया जाता है, डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है। और ये जो आपका इसके साथ जो इन्होंने क्या किया, सहयोग के साथ इन्होंने लॉन्च किया है भुगतान कार्ड नेक्सो के सहयोग से विश्व का पहला जो क्रिप्टो समर्थित है, तो इसका मतलब ये होगा जो डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है वो क्रिप्टो के रूप में हो सकेगा। इसका उद्देश्य ये है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्रिप्टो के रूप में ये डिजिटल पेमेंट हो सकता है। और इसका खर्च जो होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, वो 90% तक हो सकेगा, ठीक है। और अभी जो बजट में घोषणा की गई थी, क्या की गई थी, क्रिप्टो का जो लेन देन होगा उस पर कितने % टैक्स की घोषणा की गई थी, 30%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि क्रिप्टो के लेन देन पर कितने % टैक्स की घोषणा की गई थी, 30%। तो ये भी आपके एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं जरूर आपको फंसेगा। और अभी कल सैटरडे को मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था कि भीम UPI का यूज़ कौन कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो भूटान और सिंगापुर के द्वारा तो किया गया है, और अभी एक और ऐड किया गया था, कौन था वो, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्सो और वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड। सास अभियान जो कि
चर्चा में है। यह किस रोग से संबंधित, सास अभियान किससे संबंधित है, निमोनिया से संबंधित है। निमोनिया, तो जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात जो बच्चे होते हैं, उनमें इसका उद्देश्य यही है कि जो निमोनिया से होने वाली मौत है उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है इस अभियान का। तो इसमें यही है कि अगर बताया गया है, जो रिपोर्ट आई है कि भारत में क्या है, 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी जो मौत है, उनकी कुल मौत में से 15% जो मौत है वो किसके कारण होता है, इसी निमोनिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, ये आंकड़े किसके द्वारा बताए गए हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के द्वारा ये आंकड़े निकाले गए हैं और उनके द्वारा बताए गए हैं कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के प्रति अगर 1000 जीवित बच्चे हैं तो उनमें जो 37 की क्या होती है, मौत हो जाती है, और उसमें से 5.3 मौतें क्या होती हैं, जिसका कारण यही आपका निमोनिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो रखा गया, सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक, कब तक ये भी ध्यान रखना, 2025 तक जो 1000 जीवित मौतों बच्चों पर जो होने वाली मौत है उसको 3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया, 3 से भी कम करना है। कब तक, 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि निमोनिया से का जो लक्ष्य रखा गया है कि 1000 बच्चों पर जो मौत है उसको 3 से भी कम कर देना, कब तक, 2025 तक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं। और हाँ, जो निमोनिया से ग्रसित बच्चे हैं, निमोनिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको जो आशा वर्कर होती हैं उनके द्वारा एक एंटीबायोटिक दी जाती है। वो कौन सी एंटीबायोटिक होती है वो देख लेते हैं। अमोक्सिसिलिन नामक क्या है, ये एंटीबायोटिक की खुराक दी जाती है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा बच्चों का जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है, और जब आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रयोग से इसका उपयोग किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और निमोनिया किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और इसके द्वारा क्या प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके साइंस के क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। और किसके द्वारा ये सास अभियान स्टार्ट किया गया, कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इस बार 2022 में तो कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, 2021 में इसको MP के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसको कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक जो के CM जो हैं विश्वराज ने इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया। वहाँ के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इसमें क्या करना है, इसका उद्देश्य यही है कि इससे जो प्रभावित बच्चे हैं उनके जो मृत्यु दर है उसको क्या करना है, कम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया आउट कैंपेन, जो कि आज का हमारा थंबनेल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है। इंडिया आउट कैंपेन जो कि चर्चा में, ये किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है मालदीव से संबंधित है। तो इसमें ये है क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर इंडिया आउट का वो चलाया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो भारतीय सेना तो उनको बाहर निकालने के लिए, भारतीय सेना जो मालदीव है वहाँ पर क्या है, तैनात है। तो उन्हीं सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है। जो कौन चला रहा है, कि वो जो मालदीव में जो क्या है, विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो इसमें, और ये शुरू से 2012 समथिंग से चलाया जा रहा है, अभी ये नया नहीं है, पहले से चलाया जा रहा है। तो अभी लेकिन ये क्या हुआ, अभी हाल के टाइम में ये क्या हुआ है, ये आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। तो इसी में क्या किया गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि क्या है कि भारत, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मालदीव के, ये जो प्रेसिडेंट है मालदीव के, क्या नाम है उनका, मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। तो उन्होंने कहा, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये जो अब्दुल्ला यामीन है ये पहले राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, ये इनको बाहर निकालने के लिए ये इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा था। क्लियर, तो इसके उसमें चलाया जा रहा था। तो अभी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा है, अभी के जो प्रेसिडेंट है उनका ये मानना है कि जो भारत है, कि भारत के साथ जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, कि भारत के साथ जो हमारा रिलेशन है, भारत से मालदीव को कोई खतरा नहीं है, को कोई खतरा नहीं। लेकिन जो विपक्ष है वो क्या दावा करता है कि भारत मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश को क्या है, इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये कौन कहता है, ये कहता है विपक्ष पार्टी कहती है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे इसको क्या है, खतरा है।
तो राष्ट्रपति जो वहाँ के मोहम्मद सालिह हैं उन्होंने इसको बैन कर दिया गया। ये जो कैंपेन चलाया जा रहा था तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद सालिह उनके द्वारा ये बैन कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत की सेना जो है उससे हमारा कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे हमारी क्या होगी, सेफ्टी ही होगी, बल्कि खतरा अगर हमारे पे कोई अटैक करता है इधर उधर से तो ये क्या है सर, यहाँ भारत की तरफ से हमें सुरक्षा ही मिलेगी, बाकी और इस तरह कुछ नहीं। ये किसका स्टेटमेंट है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद सोलिह, तो उन्होंने इसको क्या किया गया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया है जो ये कैंपेन चलाया जा रहा था। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं मालदीव के बारे में देख लेते हैं। तो मालदीव जो है लक्षद्वीप सागर में स्थित है। अभी नीचे चलेंगे दिखा देंगे, मैप है हमारे पास। तो लक्षद्वीप सागर में स्थित है और ये श्रीलंका की जो दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर पर स्थित है। और मालदीव का जो देखा जाए प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देशों में एक बनाता है। और इसकी राजधानी क्या है मालदीव की, माले है। मालदीव को आइलैंड का देश भी कहा जाता है। और अगर बात करें मालदीव तो मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, तो इन दोनों को कौन सी डिग्री चैनल अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करती है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सी डिग्री, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप है तो इसको, और मिनिकॉय को कौन सी डिग्री चैनल अलग करती है, 9 डिग्री चैनल अलग करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां पर 22 अप्रैल 2022 को 48वीं नंबर की अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया, भोपाल में किया गया है। कहां पर किया गया, भोपाल में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया। और इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह, उनका स्टेटमेंट कहा था कि अब जो है अंग्रेज के ज़माने की डंडे वाली नहीं चलेगी, कौन, पुलिस, वो डंडे वाली पुलिस नहीं बल्कि कैसी चलनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी। अब हमें क्या करना चाहिए, इनको पुलिसिंग को कैसी होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, तर्क वाली पुलिसिंग करनी होगी। ठीक है, क्या कहते हैं, तर्क वाली होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, वो डंडे वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेजों के ज़माने की थी। तो इसी पर इसका क्या किया गया है, इसका ध्यान रखा गया है। और इसमें कहाँ पर ये किया गया, भोपाल में किया गया है। और भोपाल में क्या किया जाएगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बनेगी। क्या बनेगी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा की गई है, भोपाल में बनेगी। और पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी कहाँ पर होगा, पहला फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ बनेगा, ये यहीं पर स्थापित होगा, कहाँ पर, भोपाल में। तो ये ध्यान रखना है। मतलब इसका सिंपल सा उद्देश्य कहा जाए कि पुलिस जो है उसको अपराधियों से क्या करना है, आगे निकल सके, 2-3 कदम आगे ही रहे, ऐसा इसका उद्देश्य है। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नामित किया गया है। तो किसे किया गया है, बबीता सिंह को क्या किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में इनको नामित किया गया है। ये क्या है, बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी है। तो नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से ये आयोजित किया गया है। ये जो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है ये नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। किसके सहयोग से, एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से इसको आयोजित किया गया। और इसमें क्या है, ये शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ये क्या किया जाता है, पीस एम्बेसडर नामित किया जाता है। बबीता क्या है, एक भारतीय है, लेकिन ये पैदा कहाँ हुई थी, नाइजीरिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ की है, नाइजीरिया की हैं। और नाइजीरिया जो है ये संघीय गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा देखा जाए तो पश्चिम में बेनिन, पूरब में चाड, उत्तर में कैमरून, दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से मिलती है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा जनजाति पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए एक ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसेगा। चलिए फटाफट रिविजन करते हैं। इनू जनजाति कहाँ पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति ग्रीन कनाडा एरिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। बेददास जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया। यूकाधी जनजाति साइबेरिया। आयनु जनजाति जो कि एनु जापान ही था। बुशमैन जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति कालाहारी। रेड इंडियन जनजाति उत्तर अमेरिका। पिग्मीट जनजाति कांगो बेसिन। बोरो जनजाति ब्राज़ील और इकाथा
ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत पूरी अपनी कोशिश की कि आपको बहुत ईजिली तरीके से समझा सकूं और आपको समझ भी आया होगा। बाकी जैसा भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ दिया करिए कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे पता चलता है कि मैं किस लेवल तक आपको समझा पा रही हूँ। चलते हैं आजकल का हम लोग सैटरडे का रिवीजन कर लेते हैं। किस देश में भीम अभी इसको जस्ट डिस्कस किया है, तो उसको लीव करते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगचोम मनाया जाता है दिवस? मणिपुर में मनाते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? सुमन बेरी डिस्कस कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया? तो 401 मानकर चलिए, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में सभी जगह 401 ही था। हाल में पहला तुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को किया है? जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा को। सीपेक परियोजना ये चीन और पाकिस्तान से संबंधित है, जिसको बंद करने की घोषणा की गई थी वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का 21 अप्रैल 2022 को कौन सा स्थापना दिवस था? 13 नंबर का था। किस राज्य यूटी ने हाल ही में एक शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने ये लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया? इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, किसके द्वारा है? दिल्ली के द्वारा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया? वाराणसी से किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मालदीव, मुझे लोकेशन में दिखाना था, ये है मालदीव आपका। मालदीव के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कहाँ चला गया? 1 मिनट, ये है मालदीव, ये आपको ध्यान रखना। इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। कर्नाटक के बारे में ऑलरेडी दिखाया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपका एक लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता, तो एक लाइक करिए। और प्लीज़ जो भी आप पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं उनको शेयर करिए। और नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो आइकॉन जो है नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपका क्या हो, पहुंच जाए, आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी कल हम बिहार पीस टेस्ट का क्या करेंगे, एक लेक्चर फिर डालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे, तो कल जरूर डालेंगे उसका एक लेक्चर और डालूंगी। 10 लेक्चर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं कर पाई, कल श्योर है आपका। बस आपको फीडबैक देना है, फीडबैक देंगे तभी मैं कर पाऊंगी कि चीज़ों को। तब एक होता है ना कि सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।